नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी बुक क्लासेस कक्षा 6 की भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि जिन विद्यार्थियों का जनवरी के अंदर सीटेट का एग्ज़ाम है और आगे आने वाली रीट एग्ज़ाम लेवल सेकंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम की जैसे तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीचर लाइन की तैयारी कर रहे हो या स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो एनसीईआरटी बुक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हम पहले बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कक्षा 6 की भूगोल, जिसमें आपको चैप्टर वाइज डेली क्लास यानी रोज़ाना वीडियो क्लासेस के माध्यम से मिलेगा, जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी जैसे चैप्टर वाइज फर्स्ट चैप्टर है उसमें जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं और उसके साथ में जितना भी फैक्ट बन रहा है वो हम लेकर आएंगे एमसीक्यू, जो कि जिस प्रकार यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, रीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी प्रकार हम जो है क्वेश्चन लेकर आएंगे। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। डेली हमारी क्लास होगी। आज हम स्पेशल बात करेंगे किसकी, कक्षा 6 के ज्योग्राफी बुक की, उसके बाद कक्षा 7, कक्षा 8 और जितने भी पहले हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कक्षा 6 की जितनी भी बुकें हैं, जैसे 3 बुक है, भूगोल की है, हिस्ट्री की है और पॉलिटिकल की है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद कक्षा 7 की, फिर कक्षा 8 की, 9 की और 10 की। ठीक है, सब पुस्तकों की हम चर्चा इसी प्रकार करते जाएंगे। हमारे साथ डेली जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इसी के साथ में आपको एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 6 से लेकर 10 तक नवीनतम संस्करण की सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी की पुस्तकों की आपको संपूर्ण अध्याय पर आधारित ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध हो जाएगी। और डेली आप चैप्टर वाइज जो है एसएसटी की बुकों का अच्छी तरीके से टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो। देखिए, हमने फोल्डर बना रखा है कक्षा 6 का और हमने कक्षा 6 का पहला लेसन है ये सौरमंडल में पृथ्वी, तो पहला टेस्ट आपको उपलब्ध करवा दिया और शेड्यूल भी दिए हुए हैं। कक्षा 6, 7, 8 और 9 और 10 तीनों बुकों के शेड्यूल दिए हुए हैं। दीपावली धमाका ऑफर पर स्पेशल आपको जो है ये टेस्ट सीरीज वैसे तो आपको 200 रुपये में मिलेगी, लेकिन दीपावली ऑफर पर आपको ओनली 100 रुपये में ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो जाएगी। तो जो स्टूडेंट सीटेट एग्ज़ाम और रीट लेवल सेकंड जो आगामी आने वाली है और सेकंड ग्रेड की है, जैसे राजस्थान में जितनी भी टीचर एग्ज़ाम की भर्ती है या ऑल स्टेट एग्ज़ाम में जैसे यूपी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सेंट्रल लेवल के अंदर, तो आपके लिए ये एनसीईआरटी बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीएससी प्री के अंदर पूरा का पूरा मैटर वो है एनसीईआरटी का आता है। सीटेट का एग्ज़ाम जनवरी के अंदर है, 23 जनवरी को, तो आपको एक बार अच्छी तरीके से इनको निकालना है और यूट्यूब पर वीडियो देखना है डेली। जिस प्रकार ऑनलाइन टेस्ट होगा उसी प्रकार यूट्यूब पर एक दिन बाद में इसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा और अच्छे तरीके से आप टेस्ट को कर सकते हो। तो एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 10 तक आपके पास पुस्तक पड़ी होंगी या आपके भाई बहन पढ़ते होंगे, तो उनको अच्छे तरीके से रिवाइज में लाइए और डेली टेस्ट कीजिए। और दीपावली का जो धमाका ऑफर है उसका फ़ायदा उठाइए। प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट एग्ज़ाम है, जैसे सीटेट का एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है, तो इसी सीटेट के एग्ज़ाम में आपके एसएसटी के 60 क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चनों में से आपके 40 क्वेश्चन तो किस में से आएंगे, इसी एनसीईआरटी बुक्स के अंदर आएंगे। उसके बाद 20 क्वेश्चन आपके शिक्षण वीडियो से आते हैं। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स में ही आएंगे, आपको अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे आप रीट लेवल की सेकेंड की जो विद्यार्थी जिसने बीएड कर रखी है और वो तैयारी में जुटा है, जो नया स्टूडेंट है, उनके लिए तो बहुत ही रामबाण साबित होगी, क्योंकि रीट लेवल सेकंड के अंदर भी आपके 60 क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पे आपको एसएसटी के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल जो है एनसीईआरटी की बुक, लगभग एनसीएफ जो जारी किया गया था उसमें 80% से संबंधित जो है एनसीईआरटी बुक को से ही मैटर डाला जाएगा। इसलिए स्पेशल हमने कुल जो है सामाजिक अध्ययन पर स्पेशल एसएसटी से, क्योंकि एसएसटी बहुत ही टफ जो है मैटर माना जाता है, एसएसटी को पढ़ना वो आसान नहीं है, लेकिन हम आसान बनाएंगे किसके सहायता से, टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अच्छे तरीके से उनको निकालेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे। हम लगभग 6 से 10 तक जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे निकाल देंगे और इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है सभी विद्यार्थी टेस्ट सीरीज लें और इसका फ़ायदा उठाएं, मिल पाए। ठीक है, तो इसमें पहला लेसन है हमारा सौरमंडल में पृथ्वी। तो पहले सौरमंडल के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद सारे लेसनों की हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। देखिए, सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर हुआ है? सौरमंडल का निर्माण
किससे मिलकर हुआ है? ग्रह से, उपग्रह से, सूर्य से, उल्का पिंड से। तो सौर मंडल का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? ग्रह से भी हुआ है, उपग्रह से भी हुआ है और सूर्य से भी हुआ और उल्का पिंड से। तो इसका जो आंसर है इसमें यहाँ पे अलग से हमने कोड दिए हैं। 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, या 1 3 4 सही है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा सौर मंडल का। देखिए एनसीईआरटी बुक के अंदर क्या आप जानते हो, और रोचक तथ्य साथ में लेकर चलेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सीटेट के एग्जाम में 80% जो है एनसीईआरटी का मैटर आएगा और एनसीईआरटी के टॉपिक भी दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें क्या है, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल जो शब्द है वो सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं? सौर मंडल, या अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इसे सोलर सिस्टम कहा जाता है। तो याद रखना आपको, किस? सूर्य। सोल शब्द किसे? सूर्य देवता से संबंधित है। और सौर शब्द का अर्थ क्या होता है? सूर्य। सौर शब्द क्या होता है? ऊर्जा, यानी जैसे सूर्य, इसलिए सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये है हमारा सौर मंडल, ठीक है, ब्रह्मांड है ये। किस प्रकार, हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये है सूर्य, क्या है? सूर्य है, ठीक है, सूर्य है ये। और इस सूर्य के आसपास में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, यानी कुल कितने हैं? 8 ग्रह हैं। देखिए ये है क्षुद्र ग्रह, इसे क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहते हैं। इस क्षुद्र ग्रह की पट्टी के जस्ट जो इधर वाले हैं ये क्या है? आंतरिक ग्रह हैं। किस प्रकार के ग्रह हैं? आंतरिक ग्रह है, ठीक है, सूर्य के बहुत नज़दीक है, ठीक है। आंतरिक ग्रह ये किससे बने होते हैं? चट्टानों से बने होते हैं। किससे? चट्टानों से बने होते हैं, ठीक है। किससे बने होते हैं? चट्टानों से बने होते हैं। और जो ये है बाह्य, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। क्या कहते हैं? बाह्य, ठीक है। बाह्य ग्रह ये जो होते हैं ये सूर्य से दूर होते हैं एक, तो इसलिए इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। बहुत बड़े आकार के तथा गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। जिनमें से देखिए आंतरिक ग्रह कौन कौन से आग से पूछ ले तो इसमें शुक्र हो जाएगा, बुध हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा और मंगल ग्रह। ये है आंतरिक ग्रह। किस प्रकार के ग्रह है? आंतरिक ग्रह। आपसे पूछा जाए कि निम्न में से आंतरिक ग्रह कौन कौन से, या इनमें से आंतरिक ग्रह के अंदर शामिल नहीं है। उसके बाद बाह्य ग्रह देखिए, बृहस्पति है, यूरेनस है, शनि है और नेपच्यून है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, इसमें एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं जहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए बुध है पहले, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिन में लगाता है? 88 दिन में। और अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में करता है? 59 दिनों में। यानी जो बुध है वो क्या करता है? ये जो परिक्रमण काल कितना है इसका? परिक्रमण काल की बात करेंगे तो 88 दिन का है। और इसका जो है 59 दिन का क्या होता है? एक घूर्णन होता है, ठीक। कितना? यानी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है 59 दिन में, और सूर्य के बार बार जो चक्कर लगाता है, ठीक है, वो होता है 88 दिन के अंदर। तो इसके बाद में बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिन में लगाता है? 255 दिन में। कितने में? 255 दिन में। यानी सूर्य के बार बार जो है घूमकर आता है तो 255 दिन में। अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में करता है? 243 दिन पर। यानी सबसे धीमी गति का घूर्णन जो है शुक्र करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर गए हमारी पृथ्वी, ठीक है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिन में लगाती है? 365 दिन साल में। कितने? 365 दिन। और देखिए अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में लगा लेती है? एक दिन में ही जो है अपने अक्ष पर घूर्णन लगा देती है, ठीक है। इसका एक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। किसकी? मंगल ग्रह की, ठीक है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण लगाता है ये 687 दिन में। कितने दिन में? 687 दिन में लगाता है। और अपने अक्ष पर एक दिन में ही पूरा कर लेता है। ये घूर्णन की बात करेंगे। इसके चंद्रमा कितने हैं, यानी उपग्रह कितने हैं? 2 उपग्रह मंगल ग्रह के एनसीईआरटी के आधार पर, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे सबसे बड़े बृहस्पति ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह, जो कि क्या है? 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल जो है परिक्रमण काल करता है, ठीक है। और बात करें अपने अक्ष पर घूर्णन की गति होती है इसकी 9 घंटे, यानी सबसे तेज जो घूमता है वो बृहस्पति घूमता है, ठीक है। 9 घंटे 56 मिनट। इसके लगभग चंद्रमा की संख्या है, कहीं 12 बताते हैं, कोई 16 बताते हैं, तो 16 है, ठीक है। एनसीईआरटी 16 बताती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे शनि ग्रह की। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण इसकी होती है 29 साल। 29 साल यानी 29 साल 5 महीने की होती है। उसके बाद देखिए महीने लगभग जो बात करें तो घूर्णन कितना होता है? 10 घंटे का ही होता है इसका। 10 घंटे में
और 9 घंटे 50 मिनट का किसका हो गया, बृहस्पति का, और 10 घंटे किसके हो गए, शनि के हो गई, ठीक है। और चंद्रमा की संख्या लगभग उपग्रह की संख्या कितनी है इसमें, 30 है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। फिर आता है यूरेनस, कौन आता है, यूरेनस, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाता है 84 साल में, कितने, 84 साल के अंदर लगाता है, और घूर्णन गति इसकी 17 घंटे की है, 17 घंटे 14 मिनट की। इसमें लगभग इसके उपग्रह कितने हैं, 17 उपग्रह माने गए, कितने, 17 उपग्रह है यूरेनस के कारण, ठीक है। नेपच्यून की बात करें, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगाता है 164 साल में, यानी सबसे धीमी जो है इसकी परिभ्रमण काल है, ठीक है। अपने एक्स पर घूर्णन करता है 16 घंटे 7 मिनट। इसके जो उपग्रह हैं वो 8 हैं, या चंद्रमा कह सकते हैं 8 है। अब इसमें बात करें सूर्य से दूरी पर बात करें तो कौन सा ग्रह हो जाएगा, नेपच्यून, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, नेपच्यून ग्रह हो जाएगा, नेपच्यून यानी वरुण ग्रह, कौन सा, वरुण ग्रह। और इस यूरेनस को क्या कहते हैं, अरुण ग्रह, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे सूर्य के नजदीक कौन सा हो जाएगा, बुध ग्रह हो जाएगा, कौन सा, बुध ग्रह हो जाएगा। तो ये डिटेल मैंने आपको बता दी है, और ये है हमारा ब्रह्मांड, और इसी ब्रह्मांड के अंदर हमारे ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह जितने भी है ये सभी हैं, ठीक है। एग्जाम में ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, जैसे परिक्रमण में सबसे ज़्यादा टाइम लगाने वाला कौन सा हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा, कितने हैं, 164 साल लगाता है ये वरुण, ठीक है। उसके बाद में घूर्णन में सबसे धीमा जो है घूर्णन करने वाला कौन सा हो जाएगा, शुक्र, मैंने बताया था शुक्र ग्रह हो जाएगा, 255 दिन लगभग इसके लगते हैं, ठीक है। और परिक्रमण सबसे कम किसका है, परिक्रमण की बात करेंगे तो सबसे कम किसका हो जाएगा, 88 दिन बुध ग्रह का हो जाएगा, किसका, बुध ग्रह का जो है लगभग 88 दिन जो है परिक्रमण काल सबसे कम हो जाएगा। और घूर्णन सबसे तेज किसका हो जाएगा, तो बृहस्पति का, आपको पता है कितना था, 9 घंटे 56 मिनट का ही था, ठीक है, किसका, बृहस्पति का। तो आप इस प्रकार अच्छी तरीके से पढ़कर किस प्रकार भी क्वेश्चन इसके बना सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछ ले कि कौन सा ग्रह है जिसका वर्ष व दिन की लंबाई लगभग समान है, आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे देखिए ये रहा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की जो परिक्रमण काल की जो अवधि है वो 255 दिन की है, और घूर्णन काल की अवधि है वो 243 दिन की है। तो लगभग इनका जो परिक्रमण और घूर्णन काल क्या समान है, किसका, शुक्र ग्रह का। ये भी आपको थोड़ा डिटेल याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसकी व्याख्या देखिए क्वेश्चन की। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अलग खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह व उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे सौर परिवार का नाम देते हैं। क्या कहते हैं, उसे सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य क्या होता है, सूर्य होता है। हमने बात की पूरे सौर परिवार की, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखिए, रोचक तथ्य क्या है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर क्या होते हैं, छल्ले होते हैं। क्या होते हैं, छल्ले होते हैं। अब लगभग जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस प्रकार के ग्रह के बार बार जो छल्ले होते हैं, तो शनि ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बृहस्पति और यूरेनस ये दोनों भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ होती हैं, ठीक है, जिसे क्या है, पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से भी देखा जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे, एक है शब्द की उत्पत्ति, यानी यहाँ पे दियो एनसीईआरटी बुक के अंदर ज्योग्राफी शब्द का जो उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ठीक है। इसमें देखिए, ज्योग्राफी एक क्या है, अंग्रेजी शब्द है। ज्योग्राफी क्या है, अंग्रेजी शब्द है। यह किस भाषा का है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है, ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है ज्योग्राफी, जिसका अर्थ क्या है, पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है जीई, शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, जीई शब्द का क्या होता है, पृथ्वी। दूसरा शब्द हमारे पास आया था ग्राफिया या ग्राफी, तो ग्राफिया GRAPHIA का अर्थ क्या होता है, लिखना, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। इसी के बाद इसने जियो को इस प्रकार बांटा है, यानी लॉजी, मेट्री और ओइड। लॉजी का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन करना, मेट्री का मतलब होता है जियोमेट्री यानी पृथ्वी का मापन, और जियोइड की बात करेंगे तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि आंखों तारों का समूह है, लाखों
तारों का समूह है, इसे आकाशगंगा कहते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन है सत्य है? बिल्कुल ठीक है, तो इसमें दोनों कथन बिल्कुल सही है। आपको पता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। ये बिल्कुल कथन सही है। और ये उल्का पिंड की परिभाषा भी याद रखना कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। जिसपे हमारे जो है थोड़ा सा रहता है कि पृथ्वी में जो उल्का पिंड है कई बार लगता है ना बैठ जाएंगे या ऐसा होगा, इस प्रकार होगा। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह होती है उसे आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, मिल्की वे। ऊपर दिए गए कथनों को कौन सा कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा? इसका देखें तो एक और दोनों कथन बिल्कुल एनसीईआरटी के आधार पर दोनों कथन बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे मुख्य तथ्य की। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सही है, बिल्कुल बात है। खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखती है, यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा है। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा का ही एक भाग है, यह भी याद रखना है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। तो इसका नाम किस प्रकार पड़ा कि प्राचीन भारत में कल्पना है मात्र कि प्रकाश एक बहती नदी के रूप में की गई थी इस आकाश का। देखिए, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब आपसे पूछ ले कि ब्रह्मांड किससे बना हुआ है? लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, नीचे दिए गए कथन व कारण पर विचार कीजिए। देखिए, कथन कहता है और कारण क्या कहता है? कथन कहता है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है? दूसरा कथन कहता है कि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। क्या है कि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। देखिए, इसमें कथन क्या कहता है कि कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। सीटेट के एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी रीट में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कथन व कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्या है? कथन सही है। कथन तो क्या है? सही है। ठीक है, कारण क्या है? गलत है। क्यों गलत है इसके बारे में हम तथ्य की चर्चा करते हैं। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। अभी रीट में एग्जाम में क्या पूछा गया क्वेश्चन? रीट में पूछा गया था चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो एक फैक्ट आपको याद रखना है, 27 दिन 5 घंटे भी टाइम आपसे पूछ दिए जा सकता है। 27 दिन आ जाए, क्योंकि अब की बार रीट में 27 दिन भी दिया हुआ था, 27 दिन 5 घंटे भी दिया हुआ था, लेकिन इनका आंसर ये माना था इन्होंने 27 दिन 5 घंटे। ये भी आपको याद रखना है साथ में। ठीक है, 100% आंसर इसका ये करना है। देखिए, लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के बराबर ही होता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। इस कारण हमारा क्या है वो बिल्कुल जो है पीछे हम चर्चा कर रहे थे, कारण गलत है। ठीक है, ये कथन गलत है। क्या है? इसमें कथन गलत है, तो इसमें कथन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। ठीक है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो सही है, न तो एक सही है न ही दोनों सही है। इसमें देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपग्रह अपने जो है बात करें, उपग्रह को क्या कहते हैं? पहली बात तो उपग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी याद रखना है, आपसे पूछ ले अंग्रेजी में सैटेलाइट क्या है, तो सैटेलाइट क्या होता है? एक उपग्रह होता है। ठीक है, अंग्रेजी का शब्द है सैटेलाइट, जिसका अर्थ क्या होता है सैटेलाइट का? साथी या सहचर होता है। आगे हम बात करेंगे मुख्य तथ्य की। तो इसने पूछा है कि पृथ्वी के उपग्रह का चंद्रमा का उपग्रह का जो है पृथ्वी के व्यास से आधा होता है। बिल्कुल नहीं है, 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4 व्यास होता है। तो इसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? 1 नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 नंबर सही इसका आंसर हो जाएगा। मुख्य तथ्य की बात करते हैं। देखिए,
उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। अपने नाम का सार्थक करते हुए उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हुए सूर्य के इर्द गिर्द भी चक्कर लगाते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना है, 1/4 है। और ये क्वेश्चन देख लेना, पक्का एग्जाम में छपेगा और किसी प्रकार छपे। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा क्या है, नज़दीक है ये। ठीक है, अब आपको याद रखना है ये व्यास कितना होता है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल कितना है, 1/4 भाग है। और ये एग्जाम में छपेगा और आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन है मिलेगा कि आधा है या 1/2 है या 1/3, इसी प्रकार। तो 1/4 याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ रोचक तथ्य हैं। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किमी प्रति सेकंड है। ठीक है, इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है। ये देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और पूछा ही जाता है। अब यहाँ से देखो एनसीईआरटी की पुस्तक में से क्वेश्चन बन रहे। ठीक है, तो जो सीटेट की विद्यार्थी अब एग्जाम फॉर्म भरेंगे वो मैं कहता हूँ 6, 7 और 8 तीनों एनसीईआरटी की बुकें अच्छी तरीके से तैयार कर लो। 60 क्वेश्चनों में से आपके लगभग क्वेश्चन सही हो जाएंगे, बाकी आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। ये डाटा याद रखना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद में रोचक तथ्य हमारा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ये याद रखना है। अब आपको कमेंट में बताना है कि उसके बाद में भारतीय चंद्रमा पर कौन पहुंचा और कब पहुंचा और कैसे पहुंचा। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग को याद करना है, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ये डेट याद रखनी है, ये पूछा जाता है। बाकी तो हमें याद रहता है कि हाँ पहला व्यक्ति चंद्रमा पर गया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, लेकिन 20 जुलाई 1969 को पहुंचा था। ठीक है, आगे देखिए, नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है। नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा यानी सबसे अधिक उपग्रह किन के पास है। शनि के पास में है, बृहस्पति के पास में है, मंगल के पास में है, यूरेनस के पास में। किसके पास में, यूरेनस के पास में है। ठीक है, याद रखना आपको। और ये यूरेनस साथ साथ में याद रखना ये अरुण है। कौन सा ग्रह है, अरुण ग्रह है। ठीक है, कहीं कंफ्यूज मत होना। तो सबसे ज़्यादा ग्रह किसके पास हो जाएंगे, शनि के ग्रह हैं। और कितने ग्रह शनि के पास में, पहले भी हमने चर्चा की थी। तो शनि के पास में कितने ग्रह हैं, 53 ग्रह हैं। लगभग कितने, एनसीईआरटी के आधार पर कितने हैं, 53 ग्रह हैं। ये याद रखना है। उसके बाद में बृहस्पति के पास कितने हैं, 16 ग्रह हैं। साथ साथ में चर्चा करते जाएंगे। बृहस्पति के बाद में शनि के पास में 53 ग्रह हैं। मंगल ग्रह के पास कितने हैं, मंगल ग्रह के पास में है 2 उपग्रह। फिर यूरेनस के पास में कितने हैं, 13 उपग्रह हैं। कितने, 13 उपग्रह एनसीईआरटी के आधार पर। ठीक है, ये डाटा भी आपको याद रखना है। साथ में अगला देखिए, हम थोड़ी सी फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए व्याख्या देखिए, 20 नए उपग्रहों की खोज के बाद अब शनि ग्रह के 82 उपग्रह हो गए हैं। कितने, 82। शनि अब सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह हो गया है। इस खोज के पहले तक सौरमंडल में सबसे अधिक 79 उपग्रह बृहस्पति के थे। शनि के खोजे गए 20 नए उपग्रह यानी माइनस्क्यूल है। ठीक है, इनका अधिकतम व्यास लगभग 5 मिमी है। शनि के नए उपग्रहों में से 17 उपग्रह ग्रह की विपरीत या प्रतिगामी दिशा में परिक्रमण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मंगल के 2 और यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। तो एनसीईआरटी के आधार पर तो कितने हैं। ठीक है, और नए जो नवीनतम डाटा उसके आधार पर शनि के कितने हो गए हैं, 82 उपग्रह हो गए हैं। ठीक है, पहले कितने थे इसे शनि के, पहले थे 53। ठीक है, 53 भी थे। एनसीईआरटी जो लागू की गई थी उसमें डाटा 53 का आया था। उसके बाद अब की बात करें तो 20 नए खोजे गए, तो उसके बाद देखिए 82 हो गए। ये भी आपको याद रखना है। और बृहस्पति कितने हो गए हैं, 79 हो गए हैं। अगर आपसे ऑप्शन में एनसीईआरटी के आधार पर मिले तो जो है ऑथेंटिक यही माना जाएगा एनसीईआरटी का। कौन सा, अगर आपसे ऑप्शन में मिले तो आप कर सकते हो ये 79, लेकिन जो है इसका आंसर क्या होगा, कितने हो जाएंगे इसके, बृहस्पति के कितने हैं चंद्रमा। ठीक है, 53 कितने हैं, बृहस्पति के ये 53 और शनि के जो है, मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। ठीक है, इसमें देखिए शनि के जो है, शनि के तो है 53। ठीक है, और इसके भी कितने हैं, बृहस्पति के 53। लेकिन अब ज़्यादा संख्या किसकी होगी, पहले 53 थे। ठीक है, दोनों के कितने थे, 53 थे। लेकिन अब संख्या इसकी 82 हो गई, जो 20 नए आए थे। और इसकी कितनी होगी, 79 हो गई। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं।
उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये उपग्रह क्या होते हैं, जैसे ये ग्रह है, जैसे ठीक है, ग्रह के बार बार क्या लगाते हैं, ये चक्कर लगाते हैं, वो होते हैं उपग्रह। ठीक है, जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो होते हैं ग्रह, वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। अब थोड़ा सा एक एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS और एड्यूसेट इत्यादि, ये आपको याद रखना है। ये क्या है, भारतीय उपग्रहों के नाम है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनसेट है, IRS है और एड्यूसेट है। ये अंतरिक्ष में उपस्थित के है भारत के मानव निर्मित उपग्रह। ठीक है, आगे देखिए, हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। ठीक है, किसके पास नहीं है, बुध के पास नहीं है और किसके पास नहीं है, एक यूरेनस के पास में, यूरेनस नहीं सॉरी ये हो जाएगा शुक्र। शुक्र और बुध के पास, दोनों के पास में क्या है, कोई भी चंद्रमा नहीं है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है, तो बुध और शुक्र जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह हैं, दोनों के पास में क्या है, उपग्रह नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना परिक्रमण विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। तो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो शुक्र ग्रह हो जाएगा, एक यूरेनस ग्रह, अरुण ग्रह, 2 ऐसे ही हैं जिनका जो है परिक्रमण विपरीत दिशा में है, किसके, सौर मंडल, ठीक है, सूर्य के, ये याद रखना है। अब देखिए हम थोड़ी सी तथ्य की बात कर लेते हैं। देखिए, शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। सूर्य और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो ये शब्द याद रखना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 2 याद रखने हैं, एक तो शुक्र ग्रह है, एक याद रखना है आपको यूरेनस। ठीक है, कौन सा, यूरेनस यानी अरुण ग्रह। ये 2 ही ग्रह हैं जो क्या करते हैं, जो विपरीत दिशा में घूमते हैं। देखिए, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा व सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह। यहाँ पे भी बृहस्पति है, तो सभी ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद ही आपको जवाब देना है। तो बुध और बृहस्पति हो जाएंगे। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, बुध ग्रह हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन की, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, चंद्रमा ग्रह। मैंने आपको बताया था सबसे निकट कौन सा हो जाएगा, सबसे निकट हो जाएगा बुध ग्रह। कौन सा, बुध ग्रह हो जाएगा सबसे नजदीक में। ये शुक्र ग्रह, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह है जो सबसे। तो इसमें पूछा इसने पृथ्वी के नजदीक कौन सा है, कौन सा है, पृथ्वी के नजदीक, तो कौन सा हो जाएगा, इसमें पृथ्वी के नजदीक हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले सूर्य के नजदीक कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा कौन सा, बुध ग्रह हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं, देख लो क्वेश्चन को, सूर्य आ जाए तो बुध करना है और पृथ्वी आ जाए तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे पृथ्वी और शुक्र को क्या कहते हैं, जुड़वा बहने के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखिए व्याख्या, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। पृथ्वी से शुक्र की दूरी कितनी है, 41.4 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी कितनी है, 7-8.3 मिलियन किलोमीटर है। दोनों का याद रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह की आकृति व आकार लगभग पृथ्वी के समान ही है। मैंने पहले भी बताया था आपको, तो कौन सा हो जाएगा, शुक्र ग्रह। ठीक है, इसका जो परिक्रमण काल है वो कितना है, परिक्रमण काल। ठीक है, परिक्रमण काल कितना है इसका, शुक्र ग्रह का है 255 दिन। ठीक है, एनसीईआरटी के आधार पर 255 दिन है। और जो घूर्णन काल है इसका वो कितना है, 200, लगभग 12 का अंतर है इनका, 243 दिन। ये भी आपको याद रखना है। इसलिए जो है इनकी लगभग पृथ्वी के इनकी आकृति व आकार व जो है शुक्र का, ये तो परिक्रमण और घूर्णन काल हो गया। इसने पूछा कि पृथ्वी के समान ही है, तो कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे देखिए, सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं। सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके किस आकार में फैले हैं। ठीक है, किस आकार में फैले हुए हैं, दीर्घ वृत्ताकार। क्या, किस प्रकार फैले हुए हैं, दीर्घ वृत्ताकार फैले हुए हैं। सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके जो रास्ते हैं किस आकार में फैले हुए हैं,
दीर्घवृत्ताकार फैले हुए हैं। देखिए सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। देखिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों कथन है। ठीक है, सूर्य का खिंचाव बल जो है सौरमंडल है वो बांधे रखता है और सूर्य के कारण ही जो है प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यहाँ पे देखिए मुख्य तथ्य की हम बात करते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। हम सूर्य के अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद हमसे लगभग कितना करोड़ है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है तथा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड है? इनमें से कौन से खगोलीय पिंड है? ठीक है, खगोलीय पिंड कौन कौन से थे? ठीक है, जैसे खगोलीय पिंड क्या होंगे? सूर्य है, और इसमें बात करें और कौन सा हो जाएगा? सूर्य और पृथ्वी हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा और उल्का पिंड, यानी सभी हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। बिल्कुल गलत है। पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसका न तो एक सही और न ही दोनों सही है। देखिए हम इसके तथ्य की बात करते हैं। इसके तथ्य की बात करें तो आपको पता है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस प्रकार दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। यहाँ पे हरा नहीं, नीला आएगा। किस प्रकार दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, सत्य है सत्य में। और क्योंकि पृथ्वी की 2 सतह पानी से ढकी हुई है, जो लगभग 2 जो सतह है 2/3 2/3 भाग जो हिस्सा लगभग पृथ्वी का ढका हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह हो जाएगा? देखिए यूरेनस, नेपच्यून, शनि, बृहस्पति। तो कौन सा हो जाएगा? सबसे दूर नेपच्यून हो जाएगा। कौन सा? वरुण हो जाएगा। कौन सा? वरुण जो है सबसे दूर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं मुख्य तथ्य की। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति है। देखिए पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, सबसे दूर कौन सा हो जाएगा? नेपच्यून, और पास में बुध हो जाएगा। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो तथा अन्य खगोलीय पिंड बोने ग्रह कहे जा सकते हैं, जो अभी तक एक ग्रह माने जाते हैं। आगे देखिए, सौरमंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? सौरमंडल में किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। ठीक है, आपको पता है इस प्रकार कौन सा ग्रह है? यहाँ पे लगभग ये यहाँ पे मंगल है। ठीक है, इसी के जस्ट आगे जो है पृथ्वी है, इसी के जस्ट आगे कौन सा है? शुक्र है। यहाँ पे क्या बनी हुई है? एक वो बनी हुई है क्षुद्र ग्रह पट्टी, और इसी के जस्ट में यहाँ पे कौन सा है? बृहस्पति है। कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति है। उसके बाद आगे आ जाएगा हमारा शनि आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अपना यूरेनस, और उसके बाद में यहाँ पे छोटा सा एक आ जाएगा नेपच्यून। तो ये है क्षुद्र पट्टी। क्या होती है? क्षुद्र पट्टी है। इस क्षुद्र पट्टी की ये किसके बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति। ये है मंगल, ये है मंगल ग्रह, और ये सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। तो इनके बीच में कौन सी है? अपनी क्षुद्र ग्रह पट्टी है। ये याद रखना है आपको। और इसी क्षुद्र ग्रह की पट्टी के जो इस वाले हैं ये तो है आंतरिक ग्रह, और जो छोटे हैं और इस वाले जो है वो है क्या? बाह्य ग्रह। अब आपको याद रखना है, आसानी हो जाएगी याद करने में। आगे देखिए व्याख्या देखिए। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। तो याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। आगे देखिए, नीचे दिए गए कथन व कारणों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है
बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। कारण क्या कहता है कि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। क्या बिल्कुल सही है, बुध जो है सूर्य के नज़दीक ग्रह है, ये सही लगता है। ठीक है, देखिए इसमें आंसर तो सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कथन जो है ए नंबर इसका सही हो जाएगा। कथन और कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। देखिए हम जानेंगे किस प्रकार है सही। देखिए परिक्रमण काल जितने समय में कोई ग्रह सूर्य के चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से दूरी के घन के समानुपाती होता है, इसलिए सूर्य से अधिक दूरी वाले ग्रहों का परिक्रमण काल अधिक, कम दूरी वाले ग्रहों का परिक्रमण काल कम होता है। ठीक है, बुध ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम यानी 88 दिन है, क्योंकि बुध सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, इस कारण इसका कम है। ठीक है, आगे देखिए, नीचे दिए गए ग्रहों में कौन से ग्रह बाह्य ग्रह है। मैंने पहले ही बताया था, जो शुद्र पट्टी है इससे तो जो जस्ट है वो है आंतरिक और बाह्य ग्रह। बृहस्पति है, इसमें नेपच्यून है और यूरेनस है। तो शनि ग्रह जो है बिल्कुल बाह्य ग्रह नहीं है। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 2 3 बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सभी हो जाएंगे, शनि भी है, बृहस्पति है, नेपच्यून है, शनि है और यूरेनस, यानी उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए, नीचे दिए ग्रहों में कौन सा आंतरिक ग्रह है। बुध है आंतरिक ग्रह में, शुक्र है और कौन सा हो जाएगा, मंगल ग्रह है। बृहस्पति ग्रह जो है आंतरिक ग्रह का भाग नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 2 और 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए व्याख्या, वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं या चट्टानों से बने होते हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। देखिए, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम बताना है, यानी जैसे ये सूर्य है तो इस प्रकार बढ़ती हुई दूरी का क्रम हमें सही बताना है कि इसका सही क्रम है क्या होगा। तो इसका सही क्रम होगा, देखिए इसमें बुध आएगा, फिर उसके बाद शुक्र आएगा, फिर मंगल आएगा, फिर पृथ्वी आएगा। ठीक है, ये हो गया इनका क्रम, बिल्कुल आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम है, बुध है, शुक्र है, उसके बाद में पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है यानी अरुण है और नेपच्यून है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपसे पूछ ले आकार के अनुसार में, आकार के अनुसार में 1 नंबर पर कौन हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। आकार के अनुसार में सबसे पहले आएगा 1 नंबर पर बृहस्पति, 2 नंबर पर कौन सा आ जाएगा, शनि, आकार के आधार पर आपसे पूछ ले। उसके बाद आ जाएगा अरुण 3 नंबर पर, उसके बाद वरुण 4 नंबर पर आकार के आधार पर। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सा आ जाएगा, पृथ्वी 5 नंबर पर। ठीक है, 5 नंबर पर पृथ्वी आ जाएगा, शुक्र ग्रह आएगा 6 नंबर पे, उसके बाद में मंगल आएगा 7 नंबर पर और बुध आएगा 8 नंबर पर। ये क्रम आकार के आधार पर है। किसके आधार पर, आकार के आधार पर आपसे पूछा जाए तो। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथे ग्रह है या आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक कथन सही है। क्या हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, पृथ्वी एक ग्रह है, सही है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा किसे, सूर्य से प्राप्त करता है। आपको पता है सारे जो जितने भी सौरमंडल है वो ग्रह है, वो सूर्य से ऊष्मा व प्रकाश प्राप्त करते हैं। सूर्य की बात करें, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से बात करें तो कौन सा है, चौथा नहीं है, तीसरा है। कौन सा, तीसरा है। और आकार में कौन सा है, 5वां बड़ा ग्रह है। ये याद रखना है बस, इसका आंसर हो गया। आगे देखिए, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है। अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है, तो ये किससे होगा, अर्सा व बिग बियर से। इसका संबंध होगा नक्षत्र मंडल से। किससे होगा, नक्षत्र मंडल में होते हैं ये अंतरिक्ष, और अर्सा मेजर और बिग बियर जो है संबंध है नक्षत्र मंडल से। ठीक है, इसका आंसर भी हो जाएगा। देखिए अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार के नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि 7 तारों का समूह है। नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां कहलाती है नक्षत्र मंडल। क्या कहते हैं,
नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं जिनके पास अपनी उष्मा व प्रकाश होता है, उन्हें क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा या कहते हैं और सूर्य भी एक क्या है? तारा है। तो आज के जो है